जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की या अगली यानी दूसरी क्लास लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आज प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झीलें, प्रमुख नहरें, प्रमुख बांध, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख लेखक, प्रमुख व्यक्तित्व, संग्रहालय संगठन, पार्क और स्थल, उपनाम तथा उत्पादक क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को इस वीडियो में इस तरीके से इन नोट्सों को डिज़ाइन करा गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो पाएँ। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत इसकी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उससे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी इसके पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रमुख उत्सव और मेले, रामसर स्थल, प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, कांग्रेस के अधिवेशन और महाजनपद जैसे टॉपिकों को कवर किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा, या ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद उस वीडियो को जा करके आप देख लीजिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं जा करके। और एक बार प्ले लिस्ट उत्तर प्रदेश की ज़रूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स को हमने करवा रखा है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे। तो हमने पहला टॉपिक इसमें क्या लिख रखा है, तो पहला टॉपिक है हमारा नदी क्षेत्र का। तो नदी क्षेत्र, नदी तंत्र का, नदी तंत्र कवर करेंगे, फिर झीलें, नहरें, बांध, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए सारे टॉपिकों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नदी तंत्र। नदी तंत्र में समझते हैं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में हमें नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ पढ़नी पड़ती हैं। तो उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र में हमें मुख्य रूप से गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा और राप्ती जैसी नदियों को पढ़ना होता है। क्वेश्चन इन्हीं से आता है, इनकी सहायक नदियों से भी पूछा जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से नदियां हैं और इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो अगर हम इन नदियों को कवर करेंगे तो नदियों में हमें क्या पढ़ना होगा, तो सहायक नदियां इनकी पढ़ लेंगे। नदियां कहाँ से यूपी में प्रवेश करती हैं, नदियों के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं, और नदियों में कौन से बांध बने हुए हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन नदियों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमें बहुत बेहतर ढंग से ये चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए देखते हैं, कुछ पहले समझ लेते हैं हम लोग, कुछ वन लाइनर चीज़ें समझ लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिर हम लोग मैप में नदियों को बेहतर ढंग से कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पे होती है। तो कन्नौज और यूपी के वाराणसी के बीच में सर्वाधिक गंगा नदी प्रदूषित है। और यमुना नदी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रदूषित होती है, तो यमुना नदी दिल्ली से लेकर के आगरा तक प्रदूषित है। तो दोनों को एक जगह लिखा है ताकि सस्पेंस ना रहे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो देखो ये तो आप जानते ही हो कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर है, जहाँ से उसका उद्गम है और जहाँ पे गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है वो गिर जाती है, ठीक है, सागर में सागर में मिल जाती है। तो 2525 किलोमीटर उसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में वो 1450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में वैसे 28 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है, लेकिन कुछ किताबों में 27 भी दिया हुआ है। आप विकिपीडिया वगैरह देखेंगे तो 27 भी लिखा मिलता है, और कुछ किताबों में 28 मिलता है। सही जानकारी के मुताबिक इसका 28 ही सही जवाब है। तो परेशान मत होइएगा, आप 28 ही टिक करिएगा, ठीक है। ऑप्शन दोनों लिख दिए हैं, समझा दिया है हमने।
अब अगर बात करें कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है, तो भाई यमुना भी तो उत्तराखंड से ही निकल के आती है ये, ठीक है, यमुनोत्री से। तो वो जब उत्तर प्रदेश में आती है तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में प्रवाहित होती है, और गंगा कितनी होती है, तो 28 जिलों में प्रवाहित होती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की अगर सबसे लंबी नदी देखी जाए तो गंगा नदी है, क्यों, ये 1450 किलोमीटर बहती है। बदायूं में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला माना जाता है। बदायूं जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसकी तट रेखा गंगा नदी से 133 किलोमीटर की है, 133 किलोमीटर की है। तो ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, तो 4 नवंबर सन 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदियों में देखा जाए तो ये 4-5 नदियाँ आती हैं सबसे प्रदूषित नदियों में, गोमती, हिंडन, यमुना और आमी नदी। ये 4 नदियाँ आप देखने को मिलेंगी, ये सबसे उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बताइए आप, तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं, इन नदियों को हमने ऊपर समझा कि हमें कौन सी नदियाँ इसमें पढ़नी है। अब उसी नदियों में हमको ये देखना है कि इन नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं, अभी इनको हम लोग मैप में भी समझने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट्स इसका बना लेना है, समझ लेना है। देखो, जो चीज़ें आती हैं उनको कतई भी मत लिखना, जो चीज़ें नहीं आती हैं उन चीज़ों को लिख लेना। जैसे आप सहायक नदियाँ आपको तैयार हैं तो आप सहायक नदियाँ मत लिखो। नगर के किनारे, नदियों के किनारे बसे हुए नगर आपको सस्पेंस रहता है तो उनको नोट कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार किया जाता है एग्जाम में उसको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो, आप जानते ही हो कि गंगा में बाएं और दाएं तरफ से, दोनों तरफ से नदियां मिलती हैं, तो उन सब को हमने इसी जगह पे लिखा है। तो देखो, इसमें रामगंगा, यमुना, वरुणा, अस्सी, गोमती और राप्ती, सरयू को ही घाघरा कहा जाता है, गंडक, कोसी और कर्मनाशा, उत्तर प्रदेश में ये नदियां गंगा की सहायक नदियों के तौर पे जानी जाती हैं। तो ये नदियां आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये सहायक नदियों से देखने को मिल जाता है, और या फिर कभी कभी पूछता है, डायरेक्ट ऑप्शन देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ यमुना की सहायक नदी नहीं है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन छांटना होता है, तो आप याद रखिएगा, ये भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। यमुना की सहायक नदियाँ हम लोग देखते हैं, तो यमुना की टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन और सिंध जैसी नदियां देखने को मिलती हैं। सस्पेंस ना क्रिएट करना, ये सिंध है, सिंधु नहीं है, ठीक है, ये सिंधु नहीं है। जो आप इसमें सस्पेंस बना रहे हो कि सिंधु है, गलत लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिंध नदी है, सिंधु नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं घाघरा की सहायक नदियाँ। अब घाघरा की सहायक नदियों में हम लोग देखते हैं तो कुबाना, राप्ती और छोटी गंडक जैसी नदियाँ देखने को मिलती हैं, जो घाघरा यानी सरयू नदियाँ की सहायक नदियों के तौर पे जानी जाती हैं। चलिए आगे, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको सहायक नदियों में ही आपको ये तीन नदियों के बारे में पढ़ना था, गंगा, यमुना और घाघरा। इन्हीं से क्वेश्चन खूब आता है, तो इनको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ और गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझो कि नदियाँ आपने क्लियर कर ली उत्तर प्रदेश की। इसी में पूरा गुड़ पेच है, इसी में पूरा खेल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में ये उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये जो मैप बना हुआ है, अब हम डिफरेंट कलर से थोड़ा सा आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, ये चीज़ जो आप देख रहे हो मैप में, ये नदी कौन सी है, तो ये नदी है गंगा, ठीक, ये नदी है गंगा नदी है।
अब इस गंगा नदी को समझने के लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि गंगा नदी में बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। सबसे पहले तो समझ लो कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम है गोमुख ग्लेशियर, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। और ये यूपी के बिजनौर, गंगा नदी का चित्र बना दिया। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि यूपी में प्रवेश कहाँ से करेगी। तो यूपी के बिजनौर ज़िले से ये प्रवेश करती है और इसका यूपी में अंतिम ज़िला कहाँ पे है, तो बलिया इसका अंतिम ज़िला है। बलिया इसका अंतिम ज़िला है जहाँ से ये समाप्त हो जाती है यूपी के। ये बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया इसका अंतिम ज़िला होता है। ठीक है, यहाँ के बाद ये इसका काम समाप्त हो जाता है, ये दूसरे राज्यों में प्रवाहित होने लगती है। अब इसमें देखो एक नदी आकर के उत्तराखंड की दूधतोली से एक नदी निकलती है। दूधतोली ये जगह पड़ती है उत्तराखंड में, वहाँ से एक नदी निकलती है और ये कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। पूरा मैप अच्छे से समझिए कि उत्तराखंड दूधतोली से एक नदी निकलेगी और वो कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाएगी। तो इस नदी का क्या नाम है, तो इसका नाम है राम गंगा। तो राम गंगा को आपने समझ लिया। हमने ऊपर बताया भाई कि गंगा की ये सहायक नदी है, तो ये उत्तराखंड के दूधतोली से निकलती है और कन्नौज में आकर के यूपी में ये मिल जाती है। अगली नदी देखो, अगली नदी कौन सी है, तो अगली नदी हम लोग देखते हैं, इसमें है गोमती। कौन सी नदी है, गोमती। अगली नदी है यहाँ पे हमारी गोमती। ये गोमती नदी पीलीभीत, यूपी के पीलीभीत जिले के फूलहर झील से निकलती है। कहाँ से, फूलहर झील से। खूब पूछा जाता है, गोमती नदी यूपी के पीलीभीत के फूलहर जिले से निकलती है और ये आगे बढ़ते हुए आती है और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। गाजीपुर जिले में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखते हैं एक और नदी, मापचा चुंगो ग्लेशियर, ये तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। अब ये घाघरा नदी यहाँ से निकलती है और ये आगे चल कर के आगे बढ़ते हुए और ये नदी आकर के घाघरा नदी है। ये कहाँ पे, तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है यूपी के बाहर, ये छपरा। कहाँ पे, बिहार में। ये छपरा नदी छपरा जिले में गंगा से अटैच हो जाएगी, मिल जाएगी। ये मिलेगी कहाँ पे, तो ये छपरा में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, छपरा जिला। ये यूपी के बाहर एमपी में छपरा जिला पड़ता है, तो यहीं पर गंगा नदी से मिलेगी। तो घाघरा नदी निकलती कहाँ से है, तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलेगी और ये यूपी की सरहद को पार करते हुए निकलेगी आगे इस तरीके से और ये आकर के छपरा नदी में मिल जाएगी। अब देखो उसी जगह एक छोटी सी और नदी है जो किसमें, घाघरा नदी की सहायक नदी बनेगी। वो डायरेक्ट गंगा पे नहीं मिलेगी, वो घाघरा की सहायक नदी बनेगी। तो ये नदी कौन सी है, तो ये है राप्ती नदी। ये धौलागिरी रूकमकोट, ये नेपाल में एक जगह पड़ती है। ठीक है, रूकमकोट से निकलती है राप्ती नदी। यहाँ पे नेपाल में एक जगह पड़ती है रूकमकोट, तो रूकमकोट से निकलती है कौन सी नदी, राप्ती नदी। और ये जाकर के यूपी के देवरिया जिले में जाकर के किससे मिल जाएगी, घाघरा नदी से। किससे मिल जाएगी, घाघरा नदी। और घाघरा नदी के बारे में हमने आपको बताया कि तिब्बत से इसका उद्गम है। बाद में या तिब्बत से निकलने के बाद धीरे धीरे ये नेपाल जाती है। किसके बारे में बता रहे हैं, घाघरा। तो ये धीरे धीरे आकर के नेपाल आती है। नेपाल से होते हुए ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा पर चलते हुए यूपी में प्रवेश करेगी। घाघरा नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा में चलते हुए यूपी में प्रवेश करेगी तथा इसे फैजाबाद में सरयू के नाम से जाना जाएगा। भाई इसके दो नाम है ना घाघरा के, घाघरा को सरयू कहा जाता है, तो सरयू कहाँ पे कहा जाएगा, तो आप तुरंत बताएंगे सर फैजाबाद में घाघरा को सरयू कहा जाता है, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए जब ये यूपी के सीमा पर प्रवेश करती है तो ये लखीमपुर और बहराइच की सीमा पर चलती है और इसके बाद यूपी में प्रवेश करती है तथा आगे चल के फैजाबाद में इसी नदी को हम लोग सरयू के नाम से जानते हैं। और ये मिलेगी कहाँ पे, तो बिहार राज्य में एक जगह जिला पड़ता है छपरा, वहाँ आकर के गंगा नदी से यह मिल जाती है। तो दोस्तों ये हमने समझा, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं।
हमने बताया किसके बारे में, अब इसको भी डिफरेंट कलर से एक बार और देख लेते हैं। हमने बताया अभी किसके बारे में, हमने बताया रामगंगा नदी के बारे में, हमने बताया रामगंगा नदी के बारे में। फिर हमने किसके बारे में बताया, फिर हमने बताया गोमती नदी के बारे में, फिर हमने बताया घाघरा या सरयू नदी के बारे में, फिर हमने बताया राप्ती नदी के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझा। आपने समझा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपने बताया कि सर गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में वो बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। कहाँ से, बिजनौर। और ये सर ये यूपी में कहाँ से समाप्त हो जाती है, तो बलिया ज़िला, जिसको उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कहा जाता है। पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला। तो पूर्वी ज़िला है बलिया, पश्चिमी ज़िला है शामली, उत्तरी ज़िला है सहारनपुर और दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र। तो ये बिजनौर से प्रवेश करते हुए सबसे पूर्वी ज़िला बलिया में आकर के समाप्त होकर के बिहार में ये प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश की जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां गंगा में, उत्तर प्रदेश में जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं वो मुख्य रूप से ये नदियां हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो दाएं तरफ से भी बड़ा आसान है, इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक, कलर ये सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि ये उत्तराखंड से कौन सी नदी निकल रही थी। उत्तराखंड से उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही थी, गंगा। ये बात आपने ऐसे समझी, इस तरीके से ये नदी आ रही थी और ये ऐसे होते हुए जा कर के इस तरीके से, और ये बलिया यहाँ पे अंतिम जिला पड़ता है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और बिजनौर वो जिला है जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। दोनों चीज़ हमने अच्छे से समझ ली थी। किसके बारे में सर, तुरंत बताएंगे सर, गंगा नदी के बारे में हमने ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लिए थे। ये नदी कौन सी है, गंगा नदी है। अब इसी के बगल में हमको देखना है, इसी के बगल में हमने बनाया है कि बंदरपूंछ ग्लेशियर। ठीक है, बंदरपूंछ ग्लेशियर, इसी को यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। क्या, बंदरपूंछ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड से है, उत्तराखंड में है। तो इससे एक और नदी निकलती है, ठीक है, वो आकर के आगे प्रयागराज में गंगा नदी से मिलेगी। तो ये कौन सी नदी है, तो इसका नाम है यमुना। और ये जब यूपी में प्रवेश करेगी तो कहाँ से प्रवेश करेगी, ये प्रवेश करेगी यूपी में सहारनपुर ज़िले से। कहाँ से प्रवेश करेगी, सहारनपुर ज़िले से। लेकिन गंगा ने यूपी में कहाँ पे प्रवेश किया था, तो आप बताएंगे सर बिजनौर से। बिजनौर से, कहाँ से, बिजनौर से। इसने यूपी में बिजनौर से प्रवेश किया था, और ये यमुना ने यूपी में कहाँ से प्रवेश किया, तो सहारनपुर ज़िले से प्रवेश किया और प्रयागराज में आकर के मिल गई। तो यही एक नदी है जो जा कर के यहाँ पे मिलती है। तो इसी में हमको पढ़ लेना है कि यमुना नदी के बारे में पढ़ लेंगे कि यमुना नदी में मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं यमुना नदी के बारे में। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक नदी आकर के मिलती है इटावा के पहले। इटावा के पहले एक इसमें नदी आकर के मिलेगी जिसको कहते हैं बनास नदी। और ये बनास नदी निकलती कहाँ से है, ठीक है, तो ये निकलती है अरावली पर्वत क्षेत्र से, ये निकलती है। ठीक है, तो ये आकर के इटावा के पहले यमुना नदी में आकर के आसानी से मिल जाती है। देखिए, जब ये नदियों वाला चैप्टर हम भूगोल में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे। ये यूपी का एग्जाम है, तो जितना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरत है आपको, जितनी डिमांड है, उतना ही आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, आप पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। टेंशन एक प्रकार के भी ना लो, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, सारा इसी से आपका आ जाएगा। वरना जो पढ़ा रहे हैं इसके बाद आप मॉडल पेपर हल करो तो जितना पढ़ाया उसी के अंदर से आपको होगा क्वेश्चन, चाहे जो यूट्यूबर आपको पढ़ा रहा हो। ठीक है, देख लेना आप। चलिए, तो बनास नदी आकर के मिलती है। अब देखते हैं इटावा। इटावा में इससे एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी। यमुना से इटावा में चंबल नदी मिलती है। बेतवा नदी यमुना में जाकर के हमीरपुर ज़िले के पास मिलती है।
ठीक है। इसके बाद केन नदी यमुना में जाकर के बांदा के पास से मिलती है। तो ये आपने समझ लिया कि यमुना नदी पे जाकर के 3 4 5 नदियां हैं जो मुख्य रूप से आकर के मिलती हैं, और यमुना नदी जाकर के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। तो ये भी आपने सहायक नदियां इसकी समझ ली। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसी के आगे, ठीक है, कि नदी के किनारे बसे हुए नगर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमने बताया था कि सर बिजनौर से ये चालू होती है। कहाँ से? गंगा नदी जो प्रवेश करती है यूपी में, तो बिजनौर जिले से चालू करती है और बलिया जिले से ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहाँ से? बलिया जिले से। हमने आपको एक और बात बताई कि सर अगर आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये बताइए कि गंगा नदी यूपी में कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो ये बात हमने आपको ऊपर बताई है। कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 28 जिलों से लगभग प्रवाहित होती है। और ये पूरे अगर आप देखेंगे तो 1450 किलोमीटर 1450 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है यूपी में। 1450 टोटल अगर गंगा नदी कितना सफ़र तय करेगी निकलने से समापन तक में, तो 2525 किलोमीटर, लेकिन यूपी में 1450 किलोमीटर का यह सफ़र तय करती है। उस 1450 किलोमीटर में से 28 जिले यूपी के हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी जहाँ से होकर के निकलती है, तो हमें वो तो पूरे पढ़ने नहीं हैं, हमें पढ़ने कितने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। भाई सभी 28 आप रट लोगे क्या? तो देखो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये जब बिजनौर से प्रवेश करेंगे तो ऊपर से भी चलेगी, आएगी हापुड़ के बाद फर्रुखाबाद, फिर आएगी कन्नौज, फिर आएगी कानपुर, फिर आएगी फतेहपुर। देखो हमने बीच बीच के ज़िले छोड़ भी रखे हैं, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो बड़े शहर हैं उनको लिखा है। कानपुर के बाद फतेहपुर के बाद इलाहाबाद आएगी, इलाहाबाद के बाद वाराणसी आएगी, वाराणसी के बाद गाजीपुर के बाद यह बलिया, और बलिया के आगे यह जा करके बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो हमने ये बात समझ ली कि ये कहाँ से निकलती है और कितने जिलों को काटते हुए ये आगे बढ़ती है, ठीक है। यही चीज़ हमने आपको ऊपर लिख रखी है कि गंगा नदी आप देख सकते हैं कि जिलों से। अगर राज्य पूछ ले कि गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, तो आप बताएंगे सर 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक इसकी लंबाई देखने को आपको मिलेगी यूपी में, सबसे कम मिलेगी इसकी लंबाई देखने को झारखंड में, ठीक है। तो ये जिले आपने समझ लिए कि बिजनौर, हापुड़, नरौरा, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जैसे जिलों से यहाँ होते हुए बहती है। तो आपको ये रटने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आपने मैप में इन चीज़ों को समझ लिया कि किस तरीके से वो यूपी में प्रवेश कर रही है और कैसे कैसे वो यूपी में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं और इस तरीके से वो निकल जाती है। तो ये चीज़ आपने समझ ली गंगा नदी के बारे में। अब हम समझ लेते हैं यमुना नदी के तट पे कौन से राज्य बसे हुए हैं। तो हमें यमुना नदी के तट पे समझना है, यमुना नदी के तट पे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी यानी जालौन जिला, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज बसा हुआ है, ठीक है। गंगा नदी के तट पे कौन सा जिला बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पे बरेली और मुरादाबाद। इसके अलावा अन्य शहर भी देख लेते हैं, जैसे गोरखपुर और बांदा, ये राप्ती नदी के तट पे बसे हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आने के 100% चांस है, इम्पोर्टेंट है। सहायक नदियाँ और नदी के किनारे बसे हुए शहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। हमीरपुर में तो बेतवा नदी और यमुना नदी है, तो हमीरपुर 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है। किसके किसके? बेतवा और यमुना नदी के। वाराणसी की बात करें तो ये वरुणा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है और सरयू को ही घाघरा कहते हैं। और कहाँ कहा जाता है? तो हमने बताया था फैजाबाद में, ठीक है। प्रतापगढ़ जिसको सई नदी के किनारे बसा हुआ है, सोनभद्र सोन नदी के किनारे, मेरठ हिंडन नदी के किनारे, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये वो नदियाँ थीं, ये वो शहर थे जो नदियों के तट पे बसे हुए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चीज़ों को हल्के में लेकर के इग्नोर मत कर देना, जब एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन इससे नदियों से बनता है तो यहीं से बनता है क्वेश्चन जाके, या तो उसकी सहायक नदियाँ पूछता है या तो नदी के किनारे बसे हुए शहर पूछता है। चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं जो उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, झीलें आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट झीलों के नाम लिख रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। झीलों में ही हमने ताल और कुंड को भी जोड़ दिया है। तो जैसे देखेंगे बखीरा झील, तो ये कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। नवाबगंज झील, तो नवाबगंज के नाम से अभ्यारण्य भी है, ये उन्नाव में है। कुंट्रा समुंदर झील, ये उन्नाव में है। पार्वती अर्गा ताल, ये गोंडा में है। सुरहा ताल बलिया में है, खूब पूछा जाता है। रामताल मेरठ में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है। आपको ये भी आगे पढ़ाएंगे। अभी तो समय बहुत सीमित है, तो इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि झीलें कितने प्रकार की होती है, मानव निर्मित, प्राकृतिक, इस तरीके से उसमें भी डिवाइडेशन हो जाता है। कृत्रिम में भी कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक में कौन कौन सी हैं, गोकुल झील किसमें आती है, सब कुछ, लेकिन इसमें संभव नहीं है। जब कभी अलग से क्लास ली जाएगी उसमें एक्सप्लेन विधिवत ढंग से किया जाएगा। तो ये सोनभद्र है, ठीक है। देवरिया ताल ये कहाँ है? कन्नौज में है। नौ ताल ये मथुरा में है। अलवारा झील ये कौशाम्बी में है। विदेशी पक्षियों का आगमन की वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहती है। औंधी ताल बहुत इंपॉर्टेंट है। औंधी ताल वाराणसी में है। पंगौल और गोमत ताल ये पीलीभीत में है, ठीक है। सीता कुंड ये अयोध्या में है। और भरत कुंड ये कहाँ पे है? ये भी अयोध्या में है। तो दोस्तों ये प्रमुख झीलें थी, ताल थे और कुंड थे, जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे संदर्भित किया है, लिखा है। आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, भले ही आप स्पीड बढ़ा करके देखें। जो चीज़ें आती हैं उनको मत नोट डाउन करो, जो चीज़ें नहीं आती हैं पेन कापी ले करके बैठो, उसको थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और रिवीजन करते रहो। कम से कम एक दिन में 4 घंटे सिर्फ नोट्स रिवीजन करो। यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने से अब बचो, समझे। पढ़ना तो सभी पढ़ते हैं, आप अपने स्तर से पढ़ो कि आप अपनी कमियां देखो। स्कोर कहाँ से बनेगा यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? हम कहाँ से स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में? उन टॉपिक को पहले कवर करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में अब समय मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो कि 4 घंटे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे सोने से पहले, और सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले कॉपी होगी रिवीजन की, ठीक है। लोग बिल्कुल क्विज में डट जाते हैं यूट्यूब में कि लाओ प्रैक्टिस, मैराथन चल रही है, ये चल रहा है, ढिमाका चल रहा है। इससे कुछ नहीं होगा भाई, समय की बर्बादी है। तो सीधे 2 घंटे सवेरे नोट्स का रिवीजन, 2 घंटे शाम को सोने से पहले नोट्स का रिवीजन। अब इसके बाद सारा दिन में हमको मॉडल पेपर, 1 से 2 मॉडल पेपर हल करने हैं। इसके अलावा हमको टेस्ट खुद देना है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, फुल मॉडल पेपर हल करनी है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, शायद हमसे भी बेहतर जानकारी आपको मिल रही होगी, गाइडलाइंस मिल रही होगी, तो उनको फॉलो करिए। बाकी रिक्वेस्ट इतनी है, यूट्यूब से थोड़ी सी दूरियां बना के रखो। जितनी डिमांड है, जितनी ज़रूरत है उतना काम करो, बाकी सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो, ठीक। चलिए यमुनोत्री अब देख लेते हैं हम लोग इसमें आगे कि प्रमुख बांध कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है। प्रमुख बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो प्रमुख बांधों को समझने के लिए हमने ये नदी बना रखी है यमुना। अब यमुना पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं तो आप आसानी से समझ लोगे। तो ये है, ये देखो, ये नदी है चंबल नदी। चंबल नदी पे 3 बांध बने हैं, 1 2 3। ये तीनों बांधों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला बांध बना इसको कहते हैं जवाहर सागर बांध, यह राजस्थान में बना हुआ है। दूसरा बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में बना हुआ है। तीसरा बांध जो बना हुआ है वो गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो तीनों बांध कहाँ पे बने हुए हैं? तो तीनों बांध बता दिए, चंबल नदी पे बने हुए हैं। अगली नदी है ये बेतवा नदी। अब बेतवा नदी पे 2 बांध बने हुए हैं। हालांकि इसको यूपी के मैप के अंदर इस तरीके से यहीं कहीं दिखाना चाहिए था, जगह न होने के कारण उसने थोड़ा सा यूपी के बाहर ही इन चीज़ों को नोट कर दिया है, तो अपन इसको समझ लेना। तो इसमें पहला जो बांध बना हुआ है वो ललितपुर में बना हुआ है, जिसका नाम है राजघाट बांध। दूसरा जो बांध बना हुआ है वो झांसी में बना हुआ है, जिसका नाम है माता टीला बांध। ये कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। किस नदी में है? बेतवा नदी में है। चंबल नदी में कौन कौन से बांध हैं? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। गांधी सागर एमपी में है। इसको याद कैसे रखोगे गांधी सागर को बांध को? तो गांधी जी है ना, तो उसको महात्मा कहते हैं ना, तो महात्मा गांधी, एम से एमपी, जी से गांधी सागर बांध। तो ठीक है, महात्मा गांधी बांध यानी गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बाकी दोनों कहाँ पे हैं? जवाहर और राणा प्रताप, ये कहाँ पे हैं? राजस्थान में है।
चलिए ये बात हमने समझ ली कहाँ पे, यमुना नदी पे बने हुए बांध। इसके अलावा कुछ और बांधों की भी लिस्टिंग हमने बना रखी है, तो उस लिस्टिंग को भी 1 मिनट में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले लिस्टिंग में क्या कि माता टीला, ये हमने अभी बताया। माता टीला कहाँ पे, बेतवा नदी पे। कहाँ पे बना हुआ है माता टीला, झांसी पे, झांसी पे, ठीक है। राजघाट कहाँ पे है, ललितपुर में है, ठीक है। माता टीला बेतवा नदी झांसी में बना हुआ बांध है। परीक्षा बांध बेतवा नदी झांसी में बना हुआ है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी झांसी में बना हुआ है। तो झांसी वाले में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है माता टीला और परीक्षा बांध पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं गोविंद सागर और सहनाद बांध, ये सहनाद नदी पे बना है ललितपुर में। रोहिणी बांध रोहिणी पे ललितपुर में, ठीक है। हम गोला लगाए दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जामनी बांध ललितपुर जामनी नदी, सहनाम सहनाज नदी ललितपुर में, ठीक है। अगला देख लेते हैं मुसाखंड, ये कर्मनाशा नदी पे बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है चंदौली पे। चंद्रप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, चंद्रप्रभा नदी चंदौली पे। रामगंगा, ये रामगंगा नदी बिजनौर में। काठी, ये रामगंगा नदी बिजनौर में। और जिरगो, ये जिरगो नदी मिर्जापुर में। एक अगला ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद नदी पे बना है, सोनभद्र पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 बांध आपको यहाँ से देखने हैं, माता टीला, परीक्षा, मुसाखंडा, चंद्रप्रभा, रामगंगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सोन नदी पे, रिहंद नदी पे है, सोनभद्र पे, ठीक है। अभी ऊपर हमने गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील भी बताई थी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं ओडीओपी के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उनकी एक कोई खासियत है, इसी वजह से उसको ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, आपने नाम सुना होगा, उसी को ओडीओपी कहते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। तो ओडीओपी के अंतर कुछ जिले डाले गए हैं, हर एक जिले की अपनी एक खासियत होती है, उसको उसके अंतर्गत लिस्टेड करा जाता है। जैसे मुरादाबाद की क्या खासियत है, तो मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहते हैं, यानी कि वो पूरे पीतल के लिए फेमस है, तो मुरादाबाद, तो इसलिए उसको ओडीओपी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आप देखते ही होंगे, आप अगर टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो समझ लेते हैं, पीतल नगरी कहा जाता है किसको, मुरादाबाद को। चूड़ियों का शहर किसको कहते हैं, चूड़ियाँ वो भी कौन सी, कांच की, ठीक है, उसको कहते हैं फिरोजाबाद। प्लास्टिक वाली चूड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, कांच वाली चूड़ियों की बात कर रहे हैं। अगर आ जाए चूड़ियों का शहर या कांच का शहर तो कौन सा, फिरोजाबाद। संगम नगरी जानते हैं आप, इलाहाबाद है। आम अमरूद नगरी इलाहाबाद है, तो इन दोनों का जवाब क्या है, इलाहाबाद, ठीक है। इसके अलावा आमों का नगर मलिहाबाद, आंवला नगर प्रतापगढ़। मलिहाबाद बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मलिहाबाद के बारे में, ठीक है। लखनऊ के पास मलिहाबाद बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आंवला नगरी प्रतापगढ़। चमड़ों का शहर आपको पता है कानपुर है। पूर्वोत्तर का मानचेस्टर कानपुर है। काशी की बहन गाजीपुर है। धान का कटोरा चंदौली। ताज नगरी आगरा। पेठा नगरी आगरा। दोस्तों इसी तरीके से आप उनको याद करिएगा। मुश्किल से आप एग्ज़ाम के भी लगभग 12 से 13 दिन है, आप ये 2 बार सिर्फ इसको रिवीजन करेंगे, देखना। और मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम सोने से पहले 2 बार से 3 बार आप इसको देखोगे, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। इतना बड़ा कोई लोड नहीं है ये, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा। रामनगरी देख लेते हैं, तो रामनगरी अयोध्या में है। कहाँ पे, अयोध्या को रामनगरी। उद्योग नगरी गाजियाबाद को कहा जाता है, इसी को छोटा दिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। कैंची में का शहर मेरठ को कहते हैं। क्रांति का नगर मेरठ को कहते हैं, क्योंकि मेरठ से ही सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसी वजह से उसको क्रांति का नगर कहते हैं। चाकुओं का शहर किसको, खूब आपने सुना होगा चाकुओं का, रामपुर की चाकू, ठीक है, तो वही है चाकुओं का शहर। ताला नगरी, तो अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ का ताला। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है। सुरमा नगरी किसको कहा जाता है, तो बरेली को कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ये नगरी ओडीओपी के अंतर्गत जो जिले आ रहे थे जिनकी अपनी एक खासियत थी, उनको हमने यहाँ पे बता दिया है। दोस्तों नीचे टेलीग्राम का भी हम लिंक लगा देंगे, आप उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। डेली 10 से 15 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करवाते हैं, करंट अफेयर अपडेट करते हैं, जितनी भी न्यूज भर्ती से लेकर के हो, करंट अफेयर से लेकर के हो, सब आपको अपडेट किया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, उससे आपको आगामी परीक्षाओं के लिए भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख संग्रहालय, संगठन, संस्थान और क्या है स्थल और पार्क, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बायोटेक्निकल पार्क कहाँ पे बना हुआ है, तो लखनऊ में बना हुआ है। ये जितने इस तरफ पार्क हमने लिखे हैं या फिर संस्थान संगठन लिखे हैं वो सब लखनऊ के ऊपर लिखे हैं। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में है। ये वो लिखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और कुछ संभावित प्रश्नों को भी डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ पे बना हुआ है, तो ये लखनऊ पे बना हुआ है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। भारत खंडे संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी ये भी लखनऊ पे बना हुआ है। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। साइंस पार्क कहाँ पे है, तो ये पहला वाला गाजियाबाद में है, दूसरा वाला गोरखपुर, अब ये निर्माणाधीन है यानी बन रहा है। एग्रो पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक पार्क गोरखपुर में प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये कुछ थी जानकारी, और इसी के आगे जो इम्पोर्टेंट है उनको भी हम लोग एक साथ देख रहे हैं। अब देख लेते हैं वेब सिटी किसको कहते हैं, गाजियाबाद को कहते हैं। प्लास्टिक सिटी किसको कहते हैं, तो दिबियापुर औरैया को कहते हैं। ऊपर बताया हमने प्लास्टिक पार्क, नीचे बताया प्लास्टिक सिटी। अंतर समझिएगा, बाद में क्वेश्चन गलत मत करिएगा, बाद में क्वेश्चन गलत ना करिएगा। ऐसे हमने कुछ भी क्वेश्चन डाला हुआ था तो हमने लिखा था महात्मा बुद्ध, लड़के ने समझ लिया महात्मा गांधी और उसका उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे दिया। तो सस्पेंस क्रिएट मत करिएगा, ठीक है। चीज़ों को स्पष्टता समझना है, हमको स्पष्टता क्लियर करते चलना है। चलिए अब देख लेते हैं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में। ये क्वेश्चन आप जब टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे तो कोई ना कोई यूट्यूबर या कॉपी में आपको ये क्वेश्चन मिल रहे होंगे कि नहीं, इससे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तब भी आप इनको देखिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की जितनी लिस्टिंग है आप यूट्यूब में जा कर के देखिएगा, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में यूपीपी, तो उसमें जा कर के आप देखेंगे तो हमने लगभग इतिहास, भूगोल, पॉलिटी इस तरह और विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर के 15 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी कराया है, तो देख लीजिएगा। लेदर पार्क आगरा में, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में, जैव पार्क बक्सी का तालाब लखनऊ, दूसरा ग्रेटर नोएडा में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है। चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ऊपर के, खूब पूछे जाते हैं। आलू अनुसंधान मेरठ में है। आलू अनुसंधान कहाँ पे है, तो मेरठ में है। आगे देख लेते हैं चमड़ा, रंगाई, पुताई और जूता संस्थान कहाँ पे है, कानपुर। दलहन संस्थान कानपुर। इसमें तो बहुत सारे तो आपको तैयार ही होंगे, कुछ ही होंगे जो नए हमने यहाँ पे लिखे हैं। बकरी अनुसंधान मथुरा में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल का यानी परिषद कहाँ पे है, तो शाहजहाँपुर पे है। अब ये देखो ललित एकेडमी लिख रखी है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये चारों आपको बिल्कुल रट लेने हैं। पूछे राज्य ललित अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ, भारत नाट्यम अकादमी कहाँ पे, लखनऊ। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वाराणसी के चांदपुर में बनाया गया है। अब देखो रेशम में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, रेशम में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से, रेशम अनुसंधान एवं विकास पूछे तो आप तुरंत बताएंगे सुभागपुर, गोंडा, सोनभद्र और औरैया में स्थित है। लेकिन जब टसर रेशम के बारे में पूछे तो आप बताएंगे सर सोनभद्र में। लेकिन एरी रेशम के बारे में पूछे तो आप कानपुर बताएंगे। तो 3 रेशम से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910 में हुआ। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा 1961 में। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थापित है। तो दोस्तों ये थे वो संस्थान संगठन जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रमुख व्यक्तित्व और उनकी पुस्तकें। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप आसानी से बिल्कुल चीज़ों को तैयार कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं जैसे गौतम बुद्ध के बारे में है, तो अब गौतम बुद्ध के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी बताएंगे। जैसे 563 ईस्वी में जन्म हुआ, 563 से 483 इनका पूरा जीवन काल रहा है, ठीक है, जन्म और मृत्यु, ठीक है। अब देख लेते हैं बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन था। माता का क्या नाम था, महामाया इनके माता का नाम था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा था। पुत्री का क्या नाम था, ये पुत्र का राहुल था। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, तो बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये देखो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों एक बात और समझ लेना, अगर बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में लिखने में या बोलने में अगर मिस्टेक हो जाती है, बोलने में इतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन लिखने में अगर एरर हो जाती है तो उसको आप समझ लिया करिए, हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सही कर लिया करिए। कभी कभी क्या होता है, मैटर हम सही देते हैं लेकिन टाइपिंग जब टाइपिस्ट चीज़ों को टाइप करता है तो हो सकता है कि वहाँ पे एरर आ जाती है, लिखने में दिक्कत हो जाती है, गलत टाइप हो जाता है, तो उस चीज़ को अन्यथा न लिया करिए, आप उसको सही कर लिया करिए। वैसे चांस कम होते हैं, लेकिन सन वगैरह में एक आध जगह पे हमने देखा है, कमेंट आई है, तो उन चीज़ों को हम पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं कि इस तरीके से आप उसको देख लिया करिए, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में। इसी उपदेश से क्वेश्चन फंसा लेता है, इसी उपदेश से आपसे गौतम बुद्ध के बारे में पूछता है और आप धड़ाम हो जाते हैं। तो तीनों चीज एक साथ लिख दी है। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती, स से सर्वाधिक श्रावस्ती, अंतिम उपदेश कुशीनगर, यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है कुशीनगर में। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुई, कुशीनगर में हुई। तो गौतम बुद्ध के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आपको ऐसे पढ़ना है। अब निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म हुआ बदायूं में, शिष्य किसके थे, अमीर खुसरो के। चंद्रशेखर आजाद, जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, मूल निवासी ये उन्नाव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। आजाद पार्क भी बना हुआ है कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और रामानंदाचार्य, ये कबीर के गुरु रहे हैं। तो इन सब का जन्म कहाँ पे हुआ, प्रयागराज में। वो डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछता है, तो आपको एक साथ इनको तैयार करना है। स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ। टोडरमल, लहरपुर सीतापुर में हुआ, ये अकबर के दीवान रहे हैं टोडरमल। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ, इनकी पुस्तक फेमस है अकबरनामा और आईने अकबरी, ये इनकी अबुल फजल की पुस्तक है, काफ़ी पूछी जाती है। शेख फैजी का जन्म आगरा में हुआ, ये अकबरकालीन विद्वान थे। मिर्जा गालिब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। कविराज की उपाधि जिनको मिली थी उनको कहा जाता था वीरबल, तो इनको कविराज कहा जाता है। तो कविराज बीरबल की, इनको महेश दास, एक इनका अन्य नाम था महेश दास। इनका जन्म हुआ था कालपी में, जालौन में। ये अकबर के 9 रत्नों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की आपने कहानी भी ढेर सारी सुनी होंगी, जोक्स भी आपने ढेर सारे सुने होंगे। तो ये वही बीरबल है, ठीक है, जिनको महेश दास के नाम से जाना जाता था और 9 रत्नों में सबसे खूबसूरत और सबसे विद्वान रत्न के रूप में जाने जाते हैं। तानसेन के बारे में समझ लेते हैं। तो तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। इनके गुरु का नाम हरिदास था, जो अभी हमने ऊपर आपको बताया। तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था, तो रामचंद्र था। और नाना साहब के बचपन का नाम गोविंद था। इन्हीं को दोदू पंत के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक साथ इनको याद करिएगा। अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ, तो शाहजहांपुर में हुआ था। और ये किससे रिलेटेड थे, तो ये काकोरी हत्याकांड से रिलेटेड थे, जिसका नाम काकोरी हत्याकांड का बदल दिया गया था। तो अगला अब हो गया है, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है, लेकिन योगी जी ने इसका नाम बदल दिया था, अब रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कहाँ के थे, तो शाहजहां में इनका जन्म हुआ था। और ये सभी काकोरी हत्याकांड से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है। काकोरी हत्याकांड कब हुआ, तो आप जानते हैं 9 अगस्त सन 1925 में हुआ। आज है 10 अगस्त, तो ये है आज 10 अगस्त है, तो यानी कल के दिन ये काकोरी हत्याकांड मनाया गया था, ठीक है। ये दिवस भी मनाया जाता है। कबीर का जन्म कब हुआ, तो वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। रचनाएं इनकी सखी, सम्मत, समायनी इनकी संग्रहित रचनाओं के रूप में जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो मथुरा में सीही गांव पड़ता है, वहाँ पे हुआ। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। तुलसीदास जी का नाम क्या है, जन्म यरदास थे। रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ था। गुरु इनके कौन थे, रामानंदाचार्य थे। तो दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पेपर भी सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर लगाते हैं, तो आपको आइडिया है, ठीक है। तो ये सारा हमने करा दिया है। दोस्तों एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पूरा करंट अफेयर सीरीज को हम समाप्त कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पूरा करंट अफेयर आपको उत्तर प्रदेश का करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग
शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो इतनी मेहनत से बनाई जाती है, आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।